अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज थोड़ा सा ज़रा हट के टॉपिक है। ख़ास तौर पर आज मैंने संडे स्पेशल को सोचा कि जो कुछ दोस्तों के क्वेश्चन है उनका आंसर दिया जाए। मिसाल के तौर पर हमारे एक दोस्त है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि डॉक्टर साहब हम किस चीज़ को फॉलो करें, किस मेथड को फॉलो करें। इसी तरीके से एक और डॉक्टर साहब है, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि हम किस मटीरिया मेडिका को जो है उससे रीड किया जाए, या हमारे लिए कौन सा जो मटीरिया मेडिक है वो बेस्ट रहेगा। और ये क्यों कहा जाता है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर को चीज़ों को समझने के लिए 15 साल या इससे ज़ायद का जो अरसा है वो क्यों दरकार होता है, वो शॉर्ट पीरियड के अंदर क्यों नहीं सीख पाते हैं। कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन उठाया कि जनाब हम किस रिपर्टरी को जो है उसको फॉलो करें, किस रिपर्टरी से हम ज़्यादा हेल्प लें, या कौन सी रिपर्टरी जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होगी, या कौन सा मेथड हमारे लिए जो है वो सबसे बेहतर साबित होगा। तो कुछ दोस्तों ने इसी तरीके से मुख्तलिफ सिस्टम्स की बात की कि इस वक्त जो है कोई माइंड सिस्टम को मेथड को फॉलो कर रहा है, कोई जर्नल फिज़िकल पे जाके उस पर मेडिसिन की सिलेक्शन करता है। तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स भी हैं, डिफरेंट टूल्स भी हैं। तो हमें समझ नहीं आ रही है कि हम क्लासिकल वे को फॉलो करें, या हम माइंड मेथड को फॉलो करें, या हम जर्नल सिम्टम्स को फॉलो करें, हम कम्बिनेशन का इस्तेमाल करें, पोटेंसी का इस्तेमाल करें, मदर टेंचर का इस्तेमाल करें। इतने डिफरेंट टाइप के लोगों ने इन्फ्लुएंस अपना एक बना दिया है कि समझ नहीं आ रही है। कुछ मियाज़मेटिक की बात करते हैं, कुछ उसको मानते नहीं हैं। तो हमारे लिए प्रैक्टिस करना जो है ये एक बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो अगर इन सारे क्वेश्चंस को देखा जाए तो तकरीबन ये हमारे जो रोज़मर्रा के प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हज़रात हैं, जो अभी तक काफ़ी टाइम देने के बावजूद भी अभी भी पहले ही स्टेप पर अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी के एक बहुत ही डेप्थ रखने वाला सिस्टम है, ये एक बहुत ही डीप सिस्टम है। इसको समझे बगैर जो है हम इसमें आगे नहीं जा सकते हैं। तो यही वजह है कि जिससे हम मुतासर होते हैं उसकी पैरवी शुरू कर देते हैं। तो ये जो ब्लाइंड तकलीद होती है ना, इससे हमें वो जो लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलते। तो सबसे अहम क्वेश्चन ये होता है कि भाई इतनी देर हमने उस चीज़ को फॉलो किया है, तो आज हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो ये मेरे ग्रुप में मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो हैं इसका इजहार भी करते हैं। और मैंने आज चूँकि संडे था तो मैंने अपने बाबा चन्नदीन साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब आप मुझे इस पर गाइड करें कि मैं क्या इसका आंसर दूं। तो उन्होंने हस्बे मामूल जो उनका एक तरीका है, तो उन्होंने कहा कि क्या इसका जवाब जो है इतना मुश्किल है कि आपको जवाब नहीं मिल पा रहा, या दूसरों को मिल नहीं पा रहा, या हम इस पॉइंट को समझना ही नहीं चाहते हैं, हमारा अपना प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारा अपना प्रॉब्लम है कि क्या जो इस सिस्टम के लिए क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया है, जो इसके लॉज और जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या हम उनको फॉलो करते हैं। हम में से कितने परसेंटेज होगी उन डॉक्टर्स की जो इन रूल्स और रेगुलेशन के अंडर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। असल में हमारी डिमांड होती है कि जनाब हमें कोई शॉर्ट वे और शॉर्ट टूल्स मिल जाए, जिससे अलादीन का चिराग रगड़ा तो जनाब मामला सॉल्व हो गया। इसी तरीके से कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे पास एक लेडी डॉक्टर आई, तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे आप चंद दिन जो है ना दें, और मैं आपसे सीखना चाहती हूँ।
तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। अब तीसरे दिन उनका क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब, ये जो पर्सनैलिटी पे बात होती है, इस ट्रीटमेंट के मतलब आपका क्या, आप इसको लेके सोचते हैं, क्या ये बेटर है? तो मैंने कहा भाई आप इसके मतलब क्या सोचते हैं? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब असल में मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा आने का मकसद है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे मेरी जो पर्सनैलिटी है उस पर मुझे बता दें कि मेरी पर्सनैलिटी कौन सी है और मेरे लिए कौन सी जो दवा है वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगी। यानी कि इसमें से जो आप इसका कंक्लूजन लेंगे वो ये है कि हर बंदा चाहता है कि या तो कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी बेस पे जो है वो मेडिसिन मिल जाए जो पूरी ज़िंदगी जो है वो उसको उस चीज़ से, उन तकलीफ़ों से बचा के रखे। क्योंकि हम जो फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करते हैं या डोमिनेंट जब हम इन चीज़ों का इजहार करते हैं तो तौसर यही जाता है कि शायद हमारे लिए, हर बंदे के लिए एक ही मेडिसिन जो है उसकी शख्सियत के मुताबिक होनी चाहिए और उसी से वो ठीक होगा। लेकिन जब रियल प्रैक्टिस के अंदर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि यार एक बंदे को जिसको हमने पहले पल्सा टीला दी थी, एक मुकाम आता है कि वो ब्रायोनिया भी उसको देनी पड़ती है, उसको आर्निका देनी पड़ती है, या उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और भी कोई मेडिसिन देनी पड़ती है। तो यहाँ पर आके बहुत सारे दोस्त जो होते हैं ये फंस जाते हैं कि यार हमें किस मेथड को फॉलो करना चाहिए। तो हमारे पास दोस्तों इसके लिए बाकायदा आर्गेनिन मौजूद है। उसके अंदर तकरीबन मेरे नहीं ख्याल के कोई ऐसा पहलू हो जो अधूरा छोड़ा गया हो। तो जितनी डॉक्टर साहब को ज़िंदगी मिली उन्होंने बेस्ट से बेस्ट हमारे लिए काम किया। तो जब हम आर्गेनिन को पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ मिलती है कि वो लास्ट मिलते हैं कि भाई हमें जो है करना क्या है। उसमें हमें मिलता है कि एक डॉक्टर को जो मेडिसिन देनी है वो प्रूव्ड शुदा मेडिसिन होनी चाहिए। पहली बात तो वो ये करते हैं। उसके बाद सिम्पलीमम मेडिसिन होना चाहिए कि जो मरीज़ की तमाम उसकी जो अलामात हैं उनका अहाता किए हुए हो। और तीसरी बात है कि वो डायनामाइज्ड हो, यानी कि पोटेंटाइजेशन के अमल से गुजरी हुई हो, पोटेंसी फॉर्म के अंदर उस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर सिंगल मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि सिंगल मेडिसिन हो, प्रूव्ड शुदा हो, डायनामाइज्ड हो और सिम्पलीमम हो। पहला तो एक होम्योपैथ के लिए, एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए इन चीज़ों पर कारबंद होना ज़रूरी है। तो फिर आगे आर्गेनिन के अंदर हमें मिलता है कि जनाब एक डॉक्टर के फ़राइज़ के अंदर क्या शामिल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कि उसे मटीरिया मेडिका के इल्म का अबूर होना चाहिए, उसे बीमारियों का इल्म होना चाहिए कि बीमारियां अपनी क्या क्या सिम्टम्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, और फिर उन्हें अद्वियात का भी इल्म होना चाहिए और उन अद्वियात के शफा बख्श असरात का भी इल्म होना चाहिए। फिर जाके जनाब वो जो जेंटल क्योर वाली सबसे ऊपर बात की गई है, फिर ही हम पेशेंट को क्विक फैसिलिटेट करेंगे, फिर उसको हम जेंटल क्योर की तरफ लेके जाएंगे। अदरवाइज़ जब हमें मेडिसिन का इल्म ही नहीं होगा पूरी तरह, तो फिर जो डिफरेंट मेथड्स हैं या डिफरेंट टूल्स हैं जो इसको अप्लाई हम करते हैं, तो वो सारे जो होते हैं वो यूज़लेस हो जाते हैं। यानी कि हमारे पास वो सिस्टम ऑलरेडी बड़ा अच्छे से मौजूद है सारा का सारा, जिसको हम अपनाते हुए अपने पेशेंट को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सबक मिलता है
कि आपको मटीरिया मेडिका को भी रीड करना होगा, आपको रेपर्टरी का इल्म भी सीखना होगा, और आपको बीमारियों के मतलब भी नॉलेज होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी, वो तो बात की बात है कि जनाब आप किस मेथड को फॉलो करते हैं। अगर आपको ये बेसिक चीज़ों का इल्म नहीं होगा, कि आपको दवाओं का इल्म नहीं होगा कि इस दवा के अंदर ये जो बेसिक आपको सिम्टम्स मिल रही हैं, तो उनके मुताबिक अगर हम मेडिसिन का इंतखाब ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर मामला जो है वो मेरे ख्याल में अधूरा ही रह जाएगा। फिर वही होगा कि जनाब अक्सीर आज़म को तलाश करेंगे कि जो फ़लाँ मेडिसिन है उसको अपने जहन के अंदर फीड कर लिया है कि जो कॉन्स्टिपेशन के लिए नक्स व मीका है, मर्दों के लिए नक्स व मीका है। अगर कोई सेक्ट की बात करता है तो उसको हमने लाइकोपोडियम देनी है, एग्नस कास्टस देनी है। किसी के जरासीम कम है तो हमने उसको डामियाना का इस्तेमाल करवाना है। लेडीज़ के अंदर पल्साटीला है, अगर किसी का स्टोमिक डिसऑर्डर है तो हमने जनाब चाइना, नक्स और लाइकोपोडियम को सबसे पहले सोचना है। सर की बात हो रही है तो हमने बेलाडोना को सोचना है। चोट की बात हो रही है तो हमने आर्निका को सोचना है। तो इसी तरीके से हमारी जो प्रैक्टिस है वो चलती जाएगी फिर। लेकिन उसके अंदर वो जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे हम हट जाएंगे। तो सबसे पहला जो लेसन है हमें उसकी पैरवी करनी पड़ेगी कि हमें जनाब अद्वियात को जो है वो रीड करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, बीमारियों को समझना पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि यार हम बीमारियों में से या अद्वियात में से किस किस चीज़ को जो है वो समझें। तो ये हर एक डॉक्टर के लिए इसका क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है कि उनके पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो किस लेवल के आ रहे हैं। यानी कि अगर उनके पास कैंसर लेवल के पेशेंट नहीं आ रहे हैं तो उन्हें अपना फिर ज़्यादा वक़्त इस बीमारी के मतलब ही मालूमात लेने में बस जर्नल इंफॉर्मेशन उसके लिए होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो फोकस करे कि यार उसके पास जो पेशेंट आ रहे हैं उन डिजीज़, कॉमन डिजीज़ के उनकी पैथोलॉजी को देखे। और नो डाउट कि ये जो कॉमन प्रॉब्लम हमारे पास पेशेंट लेके आते हैं, जब आप लोगों की कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो फिर ही वो हमें नेक्स्ट मौका फराहम करेंगे, अदरवाइज़ वो हमें मौका नहीं देंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं मटीरिया मेडिका की तरफ कि हमें मटीरिया मेडिका को किस तरीके से रीड करना चाहिए और किस मटीरिया मेडिका को हमें रीड करना होगा। ये दोस्तों का आम क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब हम किस मटीरिया मेडिका को फॉलो करें। अक्सर दोस्त यही क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों देखिए, मटीरिया मेडिका के तकरीबन जितने भी हैं, हर एक के अंदर आपको जो बेसिक उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको वहाँ पर मिल जाती है। अब हमने देखना होता है कि हमें वहाँ पर जो चीज़ें हैं, सिम्टम्स हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को पिक करें जो वेल डिफाइंड हैं। मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर नैश का मटीरिया मेडिका है, तो उसको अगर आप रीड करते हैं, लीडर्स इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स, या आप डॉक्टर विलियम बर्ग को रीड करते हैं, डॉक्टर फाटक को रीड करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर उसकी जो की सिम्टम्स होती हैं, जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होती हैं, जो रेयर सिम्टम्स होती हैं, जो क्लियर सिम्टम्स होती हैं, वो आपको मिलती हैं। तो सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि ये जो अलामात हैं हम इनको अंडरस्टैंड करें, इनकी अहमियत को समझें और इनके क्राइटेरिया को समझें कि ये दवा का मोड ऑफ एक्शन कहाँ पर है और इससे जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो ये अलामात हैं, और हमने इनको ही अपने जहन के अंदर फीड करना है। सबसे पहला तो ये मामला होगा। बहुत सारे मटीरिया मेडिका के अंदर आपको हाइपोथेसिस वाली सिम्टम्स में भी मिलती हैं, जो कुछ ने उसको साबित शुदा लिखा है, कुछ ने उसको साबित शुदा नहीं लिखा है।
जैसा कि डॉक्टर नैश ने एगेरिकस के लिखते वक्त एक लास्ट पे एक नोट दिया है कि जनाब जो बेस्ट अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए कि हमें जो अद्वियात की वेल डिफाइंड सिम्टम्स होती हैं, यानी कि वो अद्वियात जो कि साबित शुदा होती हैं, अद्वियात और उनकी जो अलामत होती हैं उनको हम सेपरेट करें, और फिर ऐसी अलामत जो हमें नहीं मिल रही हैं उनको आउट कर दें। तो मिसाल के तौर पर हमने किसी भी मटीरिया मेडिका से एकोनाइट को पढ़ा, बेलाडोना को पढ़ा, ब्रायोनिया को पढ़ा। अब एकोनाइट में हमने क्या पढ़ा? एकोनाइट के अंदर हमने सीखा कि यार इसका जो पेशेंट होता है ये बहुत ज़्यादा एंक्शियस होता है, बहुत ज़्यादा फियरफुल होता है। वो जो सडन वाली इसके अंदर कंडीशन आती है उसके आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, वो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और प्रेडिक्ट इज डेथ टाइम। और इसी तरीके से अगर हम आर्सेनिक एल्बम को देखते हैं तो उसके अंदर हमें एंग्जाइटी भी मिलती है, उसके साथ साथ हमें इरिटेबिलिटी मिलती है, पेन ड्यूरिंग इरिटेबिलिटी। इसके अंदर आर्सेनिक एल्बम बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। उसकी एक मखसूस हमें प्यास भी मिलती है कि उसे एक घूंट की बार बार जो होती है वो उसको प्यास होती है, और बेचैनी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जगह तब्दील करने पर मजबूर होता है, बड़ी अजियत में होता है। इसी तरीके से अगर आर्निका के अंदर पढ़ते हैं तो हमें चोट और दुखन का एहसास मिलता है। अब वो जितनी भी मेडिकल कंडीशंस ले लें, जितनी भी बीमारियां ले लें, कि अगर उनके अंदर हमें ये पेशेंट अलामत दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जिस्म में इस तरीके की फीलिंग है कि जैसे मारा पीटा गया हो, चोट लगी हो, दुखन का एहसास हो, और फियर उसके अंदर होता है, टच करने का, सेंसिटिव टू टच वाली अलामत मिल रही है, तो फिर अब वहाँ पर वो डिजीज़ या बीमारी इतनी अहमियत नहीं रखेगी जितनी कि ये सिम्टम्स जो हैं ये ज़्यादा अहमियत रखेंगे। इसी तरीके से बेलाडोना को अगर आपने रीड किया तो उसके अंदर भी आपको सडननेस मिलता है, अचानक प्रॉब्लम्स आती हैं, अचानक पेन्स आती है, फिर जो है वो थोड़ी देर के बाद वो खुद ब खुद ही सडन वो डिसअपीयर भी हो जाती है, सडन अपीयर एंड सडन डिसअपीयर हो जाती है। फिर हमें एक ख़ास किस्म की बर्निंग वाली अलामत मिलता है, ड्राइनेस मिलता है, रेडनेस मिलता है। और जब हम इन सिम्टम्स को फॉलो करते हैं तो बेलाडोना जो हमारे सामने आ जाती है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि जनाब हमने पल्साटीला का इंतखाब करना हो तो पल्साटीला के अंदर हम उसका चेंजेबल मूड को उसमें से निकाल दें, उसका फैट जो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, क्या हम इस चीज़ को निकाल दें, उसकी ओपन एयर को निकाल दें, उसकी कंसोलेशन अमेलियोरेशन को निकाल दें। और बहुत सारी अद्वियात के अंदर उनकी मोडेलिटीज़ का बड़ा अहम रोल होता है, जैसा कि ब्रायोनिया और नक्सवमीका है कि ब्रायोनिया के अंदर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो वो आराम करने से सुकून पाएगा, हरकत करने से तकलीफ़ होगी। रुस्टॉक्स के अंदर हरकत करने से सुकून होगा और आराम करने से उसका प्रॉब्लम जो है उसके अंदर रेस्टलेसनेस आ जाएगी। तो क्या हम इन अद्वियात से इन चीज़ों को आउट करने के बाद क्या हम इनका इंतखाब करेंगे? बल्कि हमारा तो क्वेश्चन ही पेशेंट से जो होता है जब हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं कि एक पेशेंट एक लंबी चौड़ी स्टोरी बता रहा होता है और उसके बाद जब हमें ऐसी अलामत हमारे सामने आ जाती हैं तो हम फ़ौरन रुस्टॉक्स या ब्रायोनिया पर चले जाते हैं। इसी तरीके से अगर किसी को कोई फीवर है, किसी को पेट दर्द है, किसी को ब्लीडिंग वाला कोई मामला है, तो अगर वो आपको कांस्टेंट नाजिया की अलामत दे रहा है तो आप इपिका के मतलब सोचते हैं। तो यानी कि हर दवा के अंदर आपको जो की सिम्टम्स होती हैं वो मिल जाती हैं। नक्सवमीका में इनअफेक्चुअल डिज़ायर ऑफ स्टूल होता है,
इसी तरीके से अलोज की बात करें तो इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम उसकी एक बहुत बड़ी अलामत है, जैसे कि आर्सेनिक की इनसिक्योरिटी वो फील करता है। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि हम इजी अप्रोच को भी अपना सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो शुरू में डॉक्टर हजरात हैं जो इस फील्ड के अंदर आए हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अद्वियात की जो बेसिक सिम्टम्स हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, जो की सिम्टम्स हैं, उनको ज़रूर अपने ज़हन के अंदर फीड करें। और जब हमारे पास केस आता है तो अगर वो थोड़ा सा वेट करे या उसका पूछने का तरीका उसे सारा केस टेकिंग अच्छी कर सकता हो, तो फिर ये आपको सिम्टम्स जो होती हैं ये ज़रूर आपके सामने आ जाती हैं, जहाँ पर हम इसका इंतखाब कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी मेथड को ले लें, माइंड मेथड को ले लें, आप फिज़िकल जर्नल पे आप अपना इंतखाब ले आएँ, मोडेलिटीज़ पे ले आएँ, या क्लासिकल वे को अपना लें, तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप निकाल नहीं सकते हैं। तो हमें अद्वियात को इस तरीके से रीड करना चाहिए कि हमें उनकी जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं उनको ज़हन के अंदर रखना होगा, उनकी पीक्यूलियर सिम्टम्स को, उनकी मोडेलिटीज़ को हमें ज़हन के अंदर रखना होगा। फिर देखना होगा कि इस दवा का डोमिनेंट एक्शन कहाँ पर है। इस दवा के अंदर जैसा कि मिसाल के तौर पर एलियम सीपा को ले लीजिए कि एलियम सीपा जो है ये नज़ले ज़ुकाम की एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, और जब हमारे पास पेशेंट आता है तो जब हमें पता चलता है कि भाई उसकी नाक से तो जलन वाला पानी आ रहा है, आंखों से सादा पानी का खराज हो रहा है, तो हम फ़ौरन ही गर्म कमरे में उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है तो हम फ़ौरन ही वहाँ पर एलियम सीपा को रिकमेंड कर देते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि 1-2 डोज से हमें जो पेशेंट होता है वो कहता है जनाब हमें रिलीफ मिल गया है। इसी तरीके से पल्साटीला का खुली हवा में और उसका जो स्लोली उसकी वॉकिंग है उससे उसके बहुत सारे प्रॉब्लम जो होते हैं उनको सुकून मिलता है, गर्म कमरे में उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को हमें देखना होगा। हैपर सल्फ को देखना होगा कि वो सर्दी से बहुत ज़्यादा हसास है, ऐसी अद्वियात जो सर्दी से बहुत ज़्यादा हसास हैं उनको अलग कर लेना होगा, जो गर्मी से बहुत ज़्यादा हसास हैं उनको अलग से देखना होगा, जिनके अंदर सेंसिटिव टू बोथ वाली कंडीशन होती है जैसा मर्क्यूरस है उनको देखना होगा। अगर हम इन चीज़ों को सबसे पहले हमें इन चीज़ों को जो बेसिक चीज़ें हैं इनको पिक करना पड़ेगा। जब हम इनको पिक कर लेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो हमारे मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे, फिर हमें मज़ीद चीज़ें जो हैं खुद ब खुद ही हमें सीखने का जो मौका मिल जाएगा। इसी तरीके से जब क्लिनिक में हमारे पास पेशेंट आता है तो आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो भी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो पेशेंट आया है वो किस तरीके से उसकी एंट्री हुई है। वो आपको डल मिल रहा है, वो आपको हाइपर मिल रहा है, वो बड़ा चीयरफुल मूड के साथ आया है, वो बहुत ही काशियस लेवल का बंदा है, तो इससे भी हमें कुछ अद्वियात, क्योंकि कुछ अद्वियात के अंदर ये चीज़ें जो होती हैं ये बड़ा प्रोमिनेंट इनका अमल दखल होता है। उसके बाद देखें कि हम जो पेशेंट हमारे पास सबसे अब अहम चीज़ कि भाई हमने किस चीज़ को जो है पिक करना है, ये सबसे अहम चीज़ है। जो आज के लेक्चर में जो सबसे अहम बात है जो हमारे डॉक्टर हज़रात पूछना चाहते हैं, जो लर्नर हैं, वो सबसे यही अहम है कि भाई हमने पेशेंट के अंदर किस चीज़ पर फोकस करना है। तो आर गैनन के अंदर लिखा हुआ एक्साइटिंग काज, उसकी आप काज को फोकस करें। उसके बाद आप उसकी जो डोमिनेंट उसकी जो फीलिंग है उसको आपने फोकस करना है। वो किस प्रॉब्लम को शिद्दत इंटेंसिटी को बयान कर रहा है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि स्ट्राइकिंग सिम्टम्स जो हैं उन्हें सबसे ज़्यादा हमने अहमियत देनी है। वेल मार्क सिम्टम्स को हमने लेना है।
अब देखें, अगर आप मलेरिया या कोई भी ऐसी बीमारी को देखते हैं, जॉन्डिस को देखते हैं कि एक बंदा जॉन्डिस के अंदर मुब्तला है, तो उसमें जनाब रंगत का पीला होना, कंस्टिपेशन होना या डायरिया भी उसमें मिल सकता है। उसके अंदर लॉस ऑफ एपीटाइट का मिलना, उसके यूरिन का जो होता है वो पीला आना, उसकी आंखों की रंगत की तब्दीली, ज़बान का पीला होना, हर वक्त उसका थके थके रहना, उसका ड्राइनेस, उसकी स्किन का ड्राइनेस। तो ये जो कॉमन सिम्टम्स हैं, या वो किस स्टेज पर आपका मरीज़ है, ये सारी चीज़ें तकरीबन अगर हम उसको उसकी पैथोलॉजी के अंडर देखते हैं तो ये तकरीबन मिलती जुलती होंगी। यानी कि अगर किसी को बुखार हुआ है तो उस बुखार की अलामत हर कोई पेशेंट जनाब कोई सर्दी महसूस कर रहा है, पहले कोई सर्दी का लेवल किसी में ज़्यादा होता है, उसके बाद गर्मी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, या मरीज़ को जनाब उसके साथ किसी को वामिट हो रहा है, किसी को कफ़ हो रहा है, वो जिस चीज़ से वो सेंसिटिव होता है या जिस वजह से उसको प्रॉब्लम होता है, वो कम से कम हमें उस वो अलामात मिलती हैं। टाइफाइड फीवर होगा तो टाइफाइड फीवर की अलामात होंगी। इसी तरीके से अगर किसी को नज़लावी कैफियत है तो उसकी भी नज़ले ज़ुकाम की जो अलामात होती हैं वो तकरीबन मिलती जुलती होती हैं। उनमें से चंद एक अलामात होती हैं जो मरीज़ की मुख्तलिफ हों। तो हमने उन जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनको इग्नोर कर दें, अनकॉमन सिम्टम्स को जो है उनको पिक कर लें। मिसाल के तौर पर एक जॉन्डिस का पेशेंट आ जाता है, तो अब वो जो पेशेंट है वो आपसे आके डिमांड कर रहा है कि जनाब डॉक्टर साहब, मुझे जैसे ही पता चला है, जैसे मेरी रिपोर्ट के अंदर ये प्रॉब्लम आया है, तो उस वक्त से तो डॉक्टर साहब मुझे नींद उड़ गई है, मेरी नींद ख़त्म हो गई है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है कि मैंने देखा कि मेरे फ़लाँ रिलेटिव को ये प्रॉब्लम हुआ था, तो डॉक्टर साहब तो उसकी तो डेथ हो गई थी, तो वो तो बचा नहीं है। मैंने जिस से भी सुना है, तो किसी ने मुझे कहा कि जनाब इसमें तो जनाब जल्दी ठीक नहीं होते हैं, पेट के अंदर पानी आ जाता है, तो ये तो बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब मेरा क्या बनेगा, क्या मेरी डेथ हो जाएगी? तो अगर उससे उसके अंदर मेंटल सिम्टम्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई हैं, उसके अंदर फियर आ गया है, उसके अंदर डेल्यूजन्स आ गए हैं कि अभी वो मामला, वो स्टेज आई नहीं है, लेकिन पेशेंट ने सोचना शुरू कर दिया कि भाई मेरे साथ फलां के साथ ऐसा हुआ है, तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, समथिंग विल बी बैड हैपनिंग, कि मेरे साथ कुछ ऐसा ज़रूर हो जाएगा। तो फिर वो इस चीज़ को लेके उसके इतने कंसर्न बढ़ जाते हैं कि जनाब वो बहुत ज़्यादा जो है वो एंग्जाइटी पे चला जाएगा या फियर लेवल पे चला जाएगा। वो इससे हर वक्त उसी सोच को लेके जनाब वो चलेगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर डोमिनेंट कंडीशन आपको ये सिम्टम्स मिल रही हैं मेंटल की, तो फिर सबसे पहले हमें इन्हीं को ही फोकस करना होगा। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट आ जाता है कि जनाब सेम प्रॉब्लम है, जॉन्डिस का प्रॉब्लम है, उसकी रिपोर्ट में भी आ गया है, तो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब छोड़ें इसको, कोई बात नहीं है, वो इस चीज़ों को इतना जो है वो सवार नहीं कर रहा। लेकिन अगर उसका कोई करंट इशू आ रहा है तो वो उस पर उसका ज़्यादा फोकस है कि डॉक्टर साहब मेरे दांत के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे दांत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब इसको जो है इसका सलूशन होना चाहिए, या उसका कोई और करंट इशू होता है। तो सबसे पहले हमने पेशेंट के कंसर्न को भी देखना है कि उसके अंदर कौन सी कैफियत जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पेशेंट आई, तो उसका लीवर का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसका एच पाइलोरी का भी प्रॉब्लम था, और इसके साथ साथ जनाब उसको और भी काफ़ी प्रॉब्लम थे, यूरिक एसिड उसका बढ़ा हुआ था। तो अब जब वो पेशेंट मेरे पास आया है, तो मैंने सारी अब उसकी जब अलामात ली हैं, उसकी केस टेकिंग अच्छे से की है, तो उसके अंदर मुझे एक जो अलामत है वो बड़ी डोमिनेंट नज़र आई, वो था उसका पेट का दर्द। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं इस पेट दर्द की वजह से मुझे अक्सर रात को हॉस्पिटल दूसरे दिन तीसरे दिन जाना पड़ता है,
तो वो 2-3 इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई भी देते हैं, तो फिर ये दर्द जो होती है कुछ आहिस्ता-आहिस्ता से इसमें कमी वाक़या होती है। तो ये मामला इसी तरीके से चलता रहता है। तो डॉक्टर साहब, मेरा सबसे हालाँकि मेरी दर्दें भी हैं, मुझे लगता है कि मेरी जिस्म के अंदर काफ़ी पेन होता है, तो चूँकि यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, दर्दों वाला मामला भी है। लेकिन अब जो करंट उसकी सिचुएशन थी वो उसका पेट था, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता था, और इसी को लेके उसने सारे टेस्ट भी करवाए हैं। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो पेशेंट है वो ये चाहता है कि जनाब उसके पेट का जो मसला है वो ठीक हो जाए। तो फिर हमें यहाँ पर सबसे पहले उसके पेट को ही फोकस देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर तो हमें माइंड सिम्टम्स मिल रही है, कोई बहुत ही क्लियर है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माइंड सिम्टम्स और उसके साथ फिज़िकल जो सिम्टम्स होती हैं वो दोनों ही एक तरफ केस को लेके चली जाती हैं। तो ये तो बड़ा अच्छी बात हो गई कि हमें जनाब एक इशारा मिल जाता है कि हमने इस दवा को देना है। लेकिन बाज़ औक़ात हमें जो उसकी करंट सिचुएशन की जो मेडिसिन होती है वो और होती है, और जो उसकी इनफरादी अलामात की तरफ या उसकी इनफरादी शख्सियत की तरफ हमें लेके जाती है कि वो अपनी तकलीफ़ को लेके उसका जो क्या सोच रहा है, तो वहाँ पर जो मेडिसिन होती हैं वो अक्सर अलग अलग हो जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमने एक तो अनकॉमन सिम्टम्स को जो है फोकस करना है कि अब एक बंदा जो दर्द उसके अंदर है, उसकी जो पेन है, अब वो एच पाइलोरी का ही पेशेंट है। तो एच पाइलोरी की जो आम सिम्टम्स होती हैं कि भाई खाना डाइजेस्ट नहीं ठीक तरीके से हो रहा, मेरे पेट के अंदर अफारा बहुत ज़्यादा रहता है, या डायरिया का प्रॉब्लम रहता है, और पेट का दर्द होना। अब ये तो चीज़ें होंगी कॉमन। तो हमने इसमें से अनकॉमन क्या देखना है? अनकॉमन देखना है हमने कि यार अगर आपको पेन हो रही है तो इसके जो करैक्टरिस्टिक इसके अंदर आपको अगर सिम्टम मिल सकती है, अगर आप थोड़ा सा मालूमात लेते हैं, थोड़ी सी पेशेंट से हिस्ट्री लेने की कोशिश करते हैं, तो फ़र्ज़ कीजिए कि मरीज़ ने जब मैंने अपने इस पेशेंट से क्वेश्चन किया तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा जो पेट का दर्द है ना वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, फिर बड़ा तेज़ हो जाता है, और डॉक्टर साहब मैं मेडिसिन भी खा लूँ, इंजेक्शन भी लगवा लूँ, तो मेरा ये जो प्रॉब्लम है ये आहिस्ता 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 जो है ना ये फिर ठीक होता है। यानी कि मेडिसिन का भी इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ही खत्म हो अस्सलाम रहा वालेकुम है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज जिस रूब्रिक तो अब देखिए ये जो चीज़ है, ये जो हमें सिम्टम्स मिली है, ये थोड़ी सी अनकॉमन है। अब दूसरा बंदा है वो कह रहा है कि जनाब डॉक्टर साहब मेरा जो पेट का दर्द है वो सडन ही स्टार्ट होता है और बहुत ही वायलेंट किस्म का होता है, और कुछ देर रहने के बाद फिर सडन ही डिसअपीयर हो जाता है। तो ये जो अलामत है ये बेलाडोना की एक बड़ी ख़ास अलामत है। मरीज़ झटके की बात करता है कि डॉक्टर साहब मैं झटका बर्दाश्त नहीं करता हूँ, झटके से मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो उसकी ये कैफियत है उसको हमने पिक करना होगा। अगर मरीज़ कह रहा है कि जनाब मैं पेट को दबा लूँ, प्रेशर अमेलियोरेशन, तो ये सिम्टम्स हमारे लिए जो होगी ये अहम हो गई, क्योंकि बहुत सारी अद्वियात आपको जो है प्रेशर अमेलियोरेशन में जाके आप वो डिफरेंट हो जाएंगी दूसरी से जो सेंसिटिव टू टच है। तो ये अद्वियात की जो होती हैं ये ख़ास अलामत होती हैं, और उस बीमारी के हवाले से जो उसको प्रॉब्लम चला आ रहा है उसके हवाले से वो अनकॉमन है। तो हमने ऐसी सिम्टम्स जो होती हैं उनको सबसे पहले पिक करना होता है, और जब हमें इन सिम्टम्स का पता होगा तो फिर हमारे पास एक जो है तकरीबन
कह लें कि डोर मिल जाएगा, एक वे मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा कि हम उस रास्ते से चलें, उसकी मोडेलिटीज़ के हवाले से चलें। अब सबसे अहम काम जो आपने किया कि अगर आप किसी ऐसी दवा का इंतखाब कर देते हैं, अगर वो सडन वाला मामला उसमें आ रहा है, तो आप बेलाडोना दे रहे हैं, तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो उससे उसको रिलीफ मिला, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपको दूसरे तीसरे दिन पेशेंट आके कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे इससे बेहतरी हुई। इसी तरीके से अगर वो ग्रेजुअली डिसअपीयर हो रही हैं, स्टेनोमेट के अंदर वो बड़ी बोल्ड ग्रेड में ये सिम्टम्स हैं, इसके अंदर पल्साटिला भी आपको आएगी। तो अगर आप इन अलामात को लेके साथ उसकी कोई मोडेलिटीज़ को आप टच देते हैं, तो फिर हमें एक ऐसी दवा मिल जाती है जिससे पेशेंट को वो उस कंडीशन से कुछ देर के लिए बाहर निकल आता है। फिर उसके बाद हमें देखना होता है कि यार अगर जो अलामात हमारे पास आ रही हैं, अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर वो अलामात साथ की साथ ब्रायोनिया से मिल रही हैं, हमने ब्रायोनिया मेडिसिन को पेशेंट को देते हैं, तो ब्रायोनिया से हमें पेशेंट कहता है कि जी हमें रिलीफ मिला है, कुछ बेहतरी आई है, लेकिन एक वक्त पे जाके वो रुक जाता है, या वो ठीक होने के बाद दोबारा ऐसी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो फिर आप ब्रायोनिया को अगर देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब जो इसकी क्रॉनिक मेडिसिन है वो सल्फ़र है। तो अगर आप ब्रायोनिया के बाद सल्फ़र को इस्तेमाल करवाते हैं तो इससे आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। अब आप इसे मियाज़मेटिक नाम दे दें कि अगर भाई ये प्रॉब्लम वहाँ पे रुक गया है, तो मैंने इस बेस पे जो है सल्फ़र को इस्तेमाल करवाया है। तो ये होता है कि आप मियाज़मेटिक ड्रग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसकी बेस्ट तरीका तो ये है। दूसरा आपके पास ये है कि आपको 100% श्योर होना चाहिए कि यार इस पेशेंट का जो क्राइटेरिया है ये वाकई मुझे मियाज़मेटिक ड्रग की तरफ लेके जा रहा है, कि मुझे ये सबसे पहले प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। कि एक बंदा आपको पता चल रहा है कि यार ये नज़ले ज़ुकाम का पेशेंट है, इसका चेस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, इसका सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, और इसके घर में इसके अम्मी को, इसके वालिद को, इसकी दादा दादी को, या किसी भी ख़ानदान हिस्ट्री में ये बंदा जो था, ये जनाब इनके घर में टीबी वाला प्रॉब्लम चल रहा था, और अब ये जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं ये बार बार ठीक होने के बावजूद उस प्रॉब्लम में जो होते हैं सफ़र्ड हो जाते हैं। तो फिर हमें ऐसे में मियाज़मेटिक ड्रग को जो है तरजीह देनी चाहिए, सबसे पहले हमें वो मेडिसिन देनी चाहिए। और फिर मियाज़मेटिक ड्रग्स की अपनी भी सिम्टम्स होती हैं। तो क्या सिर्फ सोरक रेमडीज़ के नाम पर या सोरा के नाम पर हम हर मरीज़ को सल्फ़र दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अगर उसके अंदर सल्फ़र वाली सिम्टम्स ही नहीं मिलेंगी, वो बर्निंग सिम्टम्स नहीं मिलेंगी, वो उसकी माइंड की सिम्टम्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि एंटी सोरक रेमडीज़ हमारे पास और भी हैं। तो यानी कि मियाज़मेटिक ड्रग्स का जो इंतखाब होता है वो भी मरीज़ की अलामात के मुताबिक होता है। हर मियाज़मेटिक ड्रग्स जो होती है वो भी अपनी कुछ स्पेसिफ़िक अलामात रखती हैं, उसका भी कुछ मोड ऑफ़ एक्शन होता है, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, और उस क्राइटेरिया के अंडर जब आप उसको इस्तेमाल करवाते हैं तो फिर आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। और उसके बाद जो उसकी मेडिसिन बन रही होती है उसकी सिम्टम्स के हवाले से उसको अगर इंतखाब दिया जाए तो फिर जो केस होता है वो बड़ा अच्छा चलता है। अगर हम हर केस के अंदर ही कार्सिनोसिन को देना शुरू कर दें तो ऐसा तो नहीं होता कि जनाब वो आपने मेडिसिन दी है तो उसका असर बेकार चला जाएगा। बगैर ज़रूरत ही अगर आप किसी मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके भी तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर सामने आएंगे। हो सकता है कि वो उस वक़्त ना आए, लेकिन वो बाद में आने वाले वक़्त में उसका पेशेंट को सामना करना पड़ जाए।
तो जब हम कार्सिनोसिन का इंतखाब करेंगे तो अब कार्सिनोसिन की कुछ अपनी अलामात भी हैं कि जैसे उसका पेशेंट जो होता है वो बहुत ही नेचर को लाइक करता है, बहुत ज़्यादा फस्टिडियस होता है, बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होता है, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होता है। लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारी अद्वियात हैं जो जिनके पेशेंट जो होते हैं वो ट्रैवलिंग को पसंद करते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं। लेकिन जब कार्सिनोसिन की बात आएगी तो हमें देखना पड़ेगा कि यार क्या ये प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ फियर रखता है, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एंटीसिपेशन रखता है, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्रीफ रखता है, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन रखता है। अब डोमिनेशन कोई तकलीफ भी हो सकती है, या वो किसी के ज़ेरे साया जहाँ पर उसकी शख्सियत को डैमेज कर दिया गया हो, कोई मॉडिफिकेशन वाला मामला चल रहा हो, एक लंबे अरसे से वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ियर्स का सामना कर रहा हो, मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के गमों का सामना कर रहा हो, एक बीमारी से निकला दूसरी बीमारी से, बचपन से लेके जनाब वो 50-60 साल उसकी उम्र हो गई है, तो वो मसाइब का और तकलीफ़ों का सामना कर रहा है। तो फिर ज़रूरी नहीं हो जाता कि उसकी फैमिली के अंदर वो हिस्ट्री ही मिले, बल्कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो डिप्रेशन होता है, ये जो सैडनेस होता है, ये जो ग्रीफ होता है, ये टीबी और कैंसर से बड़ा होता है। तो फिर यहाँ पर आपको खुद ब खुद ही ये मियाज़मेटिक दुआ का रोल भी बनेगा और ये दुआ जो है वहाँ पर एडजस्ट भी होगी। तो प्रोफेसर साजिद अकरम शेख साहब एक बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि यार हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम रेपर्टरी के रूब्रिक भी इसी तरीके से फिट कर देते हैं जैसे पंजाबी फिल्मों में गाने फिट कर देते हैं। अब वो गाना वहाँ पर एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, फिट कर देना है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास पेशेंट आके कहते हैं, आप सवाल करते हैं कि जनाब हाँ जी आपको ये प्रॉब्लम कितने दिन से है? जी ये 10 दिन से है, ये 15 दिन से है, या 1 माह से है। ओह अच्छा, तो आप इस प्रॉब्लम को लेके क्या सोचते हैं? तो पेशेंट कह रहा है जी मैं तो यही सोच रहा हूँ कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊँ। तो फिर हम क्वेश्चन कर देते हैं, नहीं आप इसको लेके अपनी सेहत के मतलब तो नहीं तशवीश में हैं, ये तो नहीं सोचते कि पता नहीं मैंने ठीक होना है या नहीं होना, ये तो नहीं सोचते हैं कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे ख़ानदान का क्या होगा। डॉक्टर साहब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़ाहिर बात है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो कोई बड़ा इशू तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये तो मैं सोचता हूँ और बच्चों का भी सोचता हूँ। तो वहाँ पर हमने फ़ौरन क्या किया जनाब कि वो रूब्रिक फ़िट कर दिया, एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ को फ़िट कर दिया, एंग्जाइटी अबाउट फैमिली या चिल्ड्रन को फ़िट कर दिया। जबकि माइंड रूब्रिक हमेशा वो वैल्यूएबल होता है, उसकी वैल्यू होती है, वो ऑथेंटिक होता है जो पेशेंट जिसका इजहार खुद कर रहा होता है। जिसका उसको सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है। अगर तो पेशेंट अब बीमारी का वो लेवल नहीं होता, बीमारी बहुत छोटे लेवल की होती है और उसकी सोच जो होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एलूजन्स हेलोसिनेशन वाली कंडीशन आ जाती है, मुख्तलिफ फीलिंग्स आ जाती हैं। वो उन्हीं ही को लेके उन्हीं के दायरा में सोच रहा है, उसी के अंडर उसी सोच को ही प्रमोट करते किए जा रहा है। तो यहाँ पर जो मेंटल सिम्टम्स होती हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट होंगी। और अगर एक कॉमन प्रॉब्लम को पेशेंट लेके आ गया है कि जनाब मुझे ये डॉक्टर साहब प्रॉब्लम है, तो अगर मैं आराम करता हूँ तो मेरी तबीयत ठीक रहती है और अगर मैं चलता हूँ तो मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो फिर हमने इन अलामात को, जर्नल फिज़िकल सिम्टम्स को जो है जिसम के अज़ा की अलामात को, एक्सट्रीमिटीज़ को लेकर, पर्टिकुलर्स को लेकर हमने इसको फोकस कर लेना है। लेकिन अगर उसकी अलामात जो होती हैं वो माइंड के हवाले से ज़्यादा हैं, उसके फियर्स ज़्यादा हैं, उसके डेल्यूजन ज़्यादा हैं, तो फिर हमें जो रास्ता अपनाना पड़ेगा वो होगा माइंड से। और इसी तरीके से जब केस हम लेते हैं तो उसके अंदर जनाब कोशिश करें कि हम टोटलिटी को भी मद्देनज़र रखें।
और कभी भी पेशेंट से ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, जैसा कि देखिए पल्साटिला है, सलेशिया है, तो पल्साटिला का जो पेशेंट होता है ये डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसकी अपनी सोच नहीं होती है। तो इससे ऐसे मत यस और नो वाले इसको क्वेश्चन में उलझा दें कि उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए, तो आप जैसे जैसे कहें तो वो कह दी बिल्कुल वो उसी एंगल से सोचना शुरू कर देता है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट के करंट इश्यू होते हैं वो देखने होते हैं, क्योंकि हालात व वाक़यात जो इंसान की ज़िंदगी में आते हैं वो उसको बदल देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जनाब अग्नेशिया हर वक्त आपको रोती ही मिले, उसका जो गम वाली कंडीशन हो उससे पहले उसका देखें कि वो कैसी थी, उसकी लाइफ को देखें। लेकिन अगर किसी के ऊपर जनाब उसका कोई अजीज़ वो उसके साथ इस कदर अटैच थी तो उसकी डेथ हो जाती है। अब ये जो चोट है, ये जो मामला हुआ है, इतनी डेप्थ तक, इतनी गहराई से और इतना पावरफुल इसने अटैक किया है कि वो इस सदमे से ही बाहर नहीं आ रही है। 6 माह गुजर गए हैं, साल गुजर गया है, तो आज भी उसने अपने आप को वहीं पे स्टैंड किया हुआ है। तो ये अग्नेशिया का क्राइटेरिया होगा, हमें यहाँ पर अग्नेशिया को सोचना पड़ेगा। इसी तरीके से ऑरमेट का अगर क्राइटेरिया बन रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल है, वो हर एक का, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला है, उसकी खुशियों के लिए दिन रात वो काम करता है, जब उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि यार मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं करता, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। बच्चे कह रहे हैं कि जनाब पापा जी आपने कुछ ज़्यादा कर दिया है, सारे माँ बाप करते हैं, आपने कोई अनोखा काम कर दिया है हमारे लिए। तो ये जो उसके दिल पर चोट पड़ती है ना, ये उसके लिए डेंजरस होती है कि यार मैं इस जगह पर इतना काम कर रहा हूँ, मैंने इतने साल इस फैक्ट्री को दे दिए, इस मालिक के लिए मैंने इतने इतने काम किए हैं, इसके काम को इतना प्रमोट करवाया है, तो आज ये मुझे कह रहे हैं कि जनाब आपने क्या पार्टिसिपेट किया है, आप तनख्वाह नहीं लेते रहे हैं। तो फिर वो जो होता है वो डिसऑर्ट हो जाता है, फिर वहाँ पर उसकी जो पैथोलॉजी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि अगर हमने पर्सनैलिटी को फोकस करना है तो फिर उसके साथ वो खुद ब खुद पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम भी उसको उसी तरफ ले जाते हैं। अगर एक आदमी है, उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है, उसके साथ मिसबिहेव होता है, उसकी ज़िंदगी में ऐसा एक सिलसिले से चला आ रहा है, तो वो अपने एंगर को सप्रेस्ड कर लेता है, वो अपने गुस्से को पी लेता है, और उस गुस्से की को पीने की वजह से उसके अंदर अगर प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो फिर हमने जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए अहम रास्ता होगा कि हम जाके उसके जो एंगर सप्रेस्ड है उस रूब्रिक को जो जाके टच दें। यहाँ पे जाके जो हमें जो है वो सिंगुलर या इनफरादियत वाला जो हमें चीज़ मिलती है कि हर एक बंदा है वो अपने प्रॉब्लम को लेके बड़ा फ्रिवुलस है, वो कह रहा है जी खैर है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है, मेरा सर दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं है, मेरा दांत का दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं है, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ये डॉक्टर साहब ऐसे भी चलता रहता है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, मैं कोई इतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाता हूँ। ये डेलूजन वेल्थ होता है, डेलूजन इमेजिनेशन वेल्थ ऑफ, कि मरीज़ समझता है कि उसके पास बड़ी ना वो उसको कवर करने की वो ताकत रखता है, देखा जाएगा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक पेशेंट आता है वही कि आप दिखने में भी ठीक ठाक है, उसकी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल हमें ठीक मिल रही हैं, कोई इतनी गड़बड़ वाला मामला नहीं आ रहा है, लेकिन पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैं तो कमज़ोर होता जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब मेरी तो वो ताकत नहीं रही है, मेरी बॉडी कमज़ोर हो रही है, डेलूजन थिन गेटिंग
की तरफ हमें जाना पड़ेगा, या इसी तरीके से हमें डेलूजन पुअर की तरफ भी जाना पड़ेगा, जहाँ पर पेशेंट को लगता है कि जनाब मेरा क्या बनेगा अगर मैं ये तकलीफ़ ने मुझे मसलसल दबोचे रखा, तो मेरे जनाब मैं तो इसका मुकाबला नहीं कर सकूँगा, फाकों मरने की नौबत आ जाएगी। कहने का मकसद ये हुआ कि अगर मरीज़ के अंदर मेंटल सिम्टम्स प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं तो वो अपने कंसर्न को बताता है। एक बंदा फिर के हवाले से मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब जब से ज़लज़ला होके गया, वो मेरे ख्याल में 2000 पता नहीं 8 या 11 का था, बड़ी शिद्दत का ज़लज़ला था। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब उस वक़्त से लेके जो है ना, अभी मैं अपनी दुकान पे बैठा होता हूँ तो जनाब जैसे ही कोई चीज़ हरकत करती है या कोई आदमी मेरे पास से चल के एकदम जाता है, या कोई चीज़ की मुझे आहट सुनाई देती है, या कोई चीज़ गिरती है, तो मेरे अंदर एकदम से वो जो फ़ियर होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है और मेरा जिस्म जो होता है वो कांपना शुरू हो जाता है। तो मेरा एकदम से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो हमने एकोनाइट के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो फ़ियर की वजह से एलमेंट है उनकी मेडिसिन एकोनाइट है। इसी तरीके से अगर फ्राइट को देखा जाए तो उसमें आपको ओपियम नज़र आती है। चोट के हवाले से देखा जाए कि एक लंबा टाइम गुजरने के बावजूद भी उसकी स्पेस जो होती है जेन्युइन रेमेडी की हमेशा खाली रहती है। तो इसी तरीके से उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि बहुत सारी अद्वियात ने हमारे जो खामियाँ हैं ना उनको कवर किया हुआ है उनके जनाब पॉलीक्रेस्ट की पावर ने, कि बहुत सारी अद्वियात जो अपने पॉलीक्रेस्ट पीछे रखती हैं, तो जब हम उनको इस्तेमाल करवाते हैं तो कुछ ना कुछ फिर रिस्पांस मिल जाता है। उसके अलावा हर बंदे के अंदर उसका एक इम्यून सिस्टम का बड़ा रोल होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो 1-2 दिन के बाद या चंद दिनों के बाद वो खुद ब खुद ही उनके अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाती है, तो वो भी हमारे हिस्से में आ जाती हैं। कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स को लेके, जैसा कि रूब्रिक होता है थिंकिंग एग्रेवेशन, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, इसी तरीके से बहुत सारे लोग ख़ास तौर पर जो पल्साटीला टाइप जो सिर्फ कंसोलेशन चाहते हैं, सिंपैथी चाहते हैं, तो वो हमारे क्लिनिक में अक्सर आ जाते हैं। छोटा छोटा उनका इशू होता है कि वो अपने छोटे से प्रॉब्लम को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से कैमोमिला में हम बच्चों को देखते हैं कि कैमोमिला के जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। वो बहुत ज़्यादा जनाब हाइपर किस्म के बच्चे होते हैं, बल्कि क्लिनिक में भी हमें वो इतने कि हम कहते हैं कि जनाब जल्दी से जल्दी इनको मेडिसिन दी जाए तो इनको फ़र्क किया जाए। वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस होते हैं। इसी तरीके से बड़ों में एकोनाइट के जो लोग होते हैं वो भी बड़े इम्पेशेंस होते हैं। तो जो फीलिंग हमारे सामने आ रही है, जो डोमिनेंट है, तो सबसे पहले हमें उनको फोकस देना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ अभी तक 2 चीज़ें ही सीखी हैं। एक हमने मेडिसिन का इस्तेमाल सीखा है कि मेडिसिन को हमने जनाब उनकी करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पर, उनकी रेयर सिम्टम्स, उनकी पेक्यूलियर सिम्टम्स पर, या अनकॉमन सिम्टम्स जो होती हैं बीमारी के हवाले से, और जो बीमारी के हवाले से अनकॉमन सिम्टम्स होगी वो हमारे मटीरिया मेडिका में उस दवा की जो है वो ख़ास सलामत होगी। एक बंदा कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला है, तो अब कॉन्स्टिपेशन में ज़रूरी नहीं है कि वो 2-2 3-3 दिन के बाद ही स्टूल करता है। अगर उसके अंदर इनफेक्चुअल डिज़ायर वाली अलामत मिल रही है तो इसका मतलब है कि जनाब हमारे लिए जो है वो नक्स व मीका में उसके इंतखाब में आसानी होगी। बाकी कब्ज़ की अगर आप अलामत देखें तो वो आपको सेम चीज़ें उसकी भी मिलेंगी। तो इसी तरीके से सर दर्द की बात होगी तो हमने उसमें देखना पड़ेगा कि जनाब इसकी सेंसेशन कैसी है, थ्रॉबिंग पेन है, पल्सेटिंग पेन है, ब्रस्टिंग पेन है, तो हमें एमेलियोरेशन किस तरीके से मिल रहा है,
वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है, गर्म कपड़ा बर्दाश्त कर सकता है, टोपी पहनने को बर्दाश्त कर सकता है। ग्लो 9 और बेलाडोना देख लें, ये ब्लड प्रेशर, दोनों ही ब्लड प्रेशर की बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। लेकिन बेलाडोना जो होता है वो अपने सर को कवर रखना चाहता है, टोपी पहनने से उसको सुकून मिलता है, उसके अंदर भी थ्रॉबिंग है, पल्सेशन भी है। ग्लो 9 नहीं चाहता है। तो ये जो तरीका है दोस्तों, इसको हमें सबसे पहले पहला स्टेप यही होना चाहिए कि हमें कम से कम मटीरिया मेडिका से एक दवा को जो है वो बार बार रीड करना चाहिए। रात के वक्त जब भी आपको टाइम मिले, घंटा आधा घंटा आप उस दवा को पढ़ें, दूसरे दिन पढ़ें, फिर अपने आप से क्वेश्चन करें कि भाई इस दवा में मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है वो क्या मिली है, कहाँ पर इस दवा का सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट है, और इस दवा में कमी बेशी जो है वो कैसे हो रही है। तो ये 2-3 चीज़ें आप पिक करें, उसके बाद फिर दूसरी मेडिसिन। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी मेडिसिन को पढ़ते हैं तो फिर अगले दिन हमें उसके मरीज़ भी मिल जाते हैं। जब वो चीज़ें हमारे माइंड के अंदर होती हैं तो फिर हमें फ़ौरन पता चलता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, फिर कहते हैं कि जो जी फ़लाँ पेशेंट उस दिन आया था, वो तो मुझे यही बात बता रहा था। तो जब आप एक बार, 2 बार, और फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हो जाते हैं, तो फिर आपको जो लास्ट पे जो है आपको वो माइंड मेथड की तरफ जाना होगा। सबसे पहले आपको इजी अप्रोच में अद्वियात को समझना होगा, फिर आपको बीमारियों को समझना होगा। तो फिर जो मरीज़ कंडीशन लेके आता है, एक मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे सर के अंदर दर्द है, डॉक्टर साहब मेरे जोड़ों में भी दर्द है, तो फिर हमें ऐसी मेडिसिन की तलाश होगी जिसके सर में भी हमें दर्द मिले और जोड़ों में भी दर्द मिले, उसका करैक्टर जो है वो कैसा है वो भी हमें मिले। तो ये तो एक मसलसल नॉलेज से ही मुमकिन है, एक रीडिंग से मुमकिन है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि जनाब अब बताने वाला तो बता देता है, पढ़ाने वाला पढ़ा देता है, वो तो खुद मेहनत करके सारा कुछ पढ़ा देता है, तो उसे तो इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आप जो है ये खुद नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो देर पा नहीं रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता से इग्नोर हो जाता है। और जितने भी हमारे पायनियर हैं और जो भी इस वक्त भी हैं, आप अगर उनसे पूछ लें तो उनके अंदर भी आपको सबसे जो कॉमन चीज़ मिलेगी ना, वो है उनका उस तरफ अटेंशन होना, कि वो किस लेवल के उस तरफ अटेंटिव हैं, कि वो उसको कितना संजीदा लेते हैं और वो अभी तक भी जो है वो पढ़ते हैं। तो ये याद रखें कि जो अद्वियात के पॉलीक्रेस्ट असरात की वजह से हम बचे आ रहे हैं, उसी वजह से हम ब्लंडर कर देते हैं। तो आज के लिए ये 2 चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि भाई, एक तो आपने अद्वियात के जो